जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहने वाला है। पिछले 4-5 सालों से आपने देखा होगा AIS और TIS नाम के 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे और उससे पहले फॉर्म 26 तो ऑलरेडी ही दिखाई देता था। अब दोस्तों दिक्कत ये आती है जब साल खत्म हो जाता है, जब 31 मई चली जाती है तो जून और जुलाई में आपको ITR भरनी होती है, लेकिन आपके AIS और TIS में जहां जहां पे आपने पैन कार्ड दिया था बहुत सारा डाटा यहां पे शो होता है। जितने भी बैंक है उनका सेविंग अकाउंट, FD का ब्याज, RD का ब्याज, शेयर मार्केट में कोई लेन देन की, कोई गेमिंग की इनकम, कोई क्रिप्टो की इनकम और किसी भी तरह की कोई भी इनकम दोस्तों अगर आपकी आ रही हो तो उनको आपको ITR में सही तरीके से दिखाना होता है। सही तरीके से अगर आपने ITR नहीं भरी, उन इनकम को नहीं दिखाया तो सेक्शन 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको आ जाएगा। 15 दिनों के अंदर अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आपको यह माना जाएगा कि आपने अपनी ITR नहीं भरी है और आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी और ये माना जाएगा कि आपने ITR नहीं भरी है। तो सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस वही होने वाले हैं जो एक ना भरने वाले ITR के साथ होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं AIS, TIS और 26S में जितना डेटा भी आपका शो हो रहा है उसको आपको ITR के कौन से हेड में कहां पे दिखाना है ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए AIS, TIS का शो हो रहा डाटा ITR में कहां दिखाना है जान लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ITR भरने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है AIS, TIS और फॉर्म 26AS को चेक किया जाता है। और कई बार हमारे पास एक्चुअल डेटा भी होता है और कई बार इन सभी के अंदर चेंजेस आते हैं, अलग अलग डेटा शो करता है। जब भी आप अपनी ITR भरने जाएंगे तो आपको AIS, TIS के अंदर जो डेटा शो हो रहा है उसको किस तरह से और कहां दिखाना होता है 1/4/2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए AIS, TIS और 26S के अंदर डेटा कहां पे शो करना है वो हम जानने वाले हैं। तो ये AIS और TIS क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से गवर्नमेंट ने जब जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था उसी के साथ में ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। गवर्नमेंट चाहती है वो ट्रैक करे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जहां पर भी आपने पैसे लगाए हैं, सारे के सारे खर्चे जो आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं या जो भी कमाई आपने करी है और आपको अपना पैन कार्ड वहां पे देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को एक तालमेल बैठाना जरूरी है आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों AIS और TIS कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर डिटेल में हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आप ये देखिए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर वाइज होगा और जो आपका 26AS होता है ये असेसमेंट ईयर वाइज होता है। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आप ये देख सकते हैं 22, 23, 24, 25 इस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। हर साल का डेटा आप शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि डिविडेंड आ रहा है यहाँ पे जो इतने रुपए लगभग यहाँ पे दोनों जगह पर सेम आएगा। आपका सेविंग के जितने भी अकाउंट है दोस्तों, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 5 अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के अंदर है, कोई भी ब्याज आपका आता है यहाँ आ जाएगा। डिपॉजिट का मतलब होता है अगर आपकी कोई FD या RD की इनकम आ रही है तो यहाँ आ जाएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, अगर आपने दोस्तों शेयर मार्केट में काम किया या म्यूचुअल फंड में काम किया यहाँ आ जाएगा। बिजनेस रिसीट जहाँ पे आपका कोई भी सेक्शन 194J/H/C किसी के अंदर भी आता है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, ये होता है आपने FD करवाई थी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से काफी तरह का डेटा आपके AIS, TIS में शो होने वाला है। सबसे ज्यादा और हर एक AIS, TIS में जो शो होगा ये है सेविंग का इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों। ऑल सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक है, पैन से नहीं है तो आधार से तो है ही है और आधार पैन आपस में लिंक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको इसको दिखाना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 80TTA के अंदर 10,000 की छूट, 80TTB के अंदर सेविंग और FD के अंदर 50,000 की छूट आपको मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। ITR 1 आप इसकी भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों 12 लाख रुपए आपकी इनकम आ रही है और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता था वो TDS कट गया है। अब आपका सेविंग का 10,000 रुपए का ब्याज आ गया। अब 10,000 रुपए के ब्याज को जब इनकम में जोड़ोगे और मान लीजिए आप 20% की कैटेगरी में आते हो तो इस सेविंग के ब्याज पर भी 20% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है और सारी इनकम मिलाकर के 7 लाख तक आती है तो दोस्तों आपको इसमें 1 भी रुपया
रुपए का टैक्स नहीं देना है। अब मैंने बताया इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, एफडी का ब्याज हो, आरडी का ब्याज हो, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। इसके लिए भी आप अपनी ITR 1 का फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं और आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सेविंग और एफडी के ब्याज को 80TTB के अंदर 50,000 रुपए तक की छूट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम डिपॉजिट। इसके बाद में अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया था और लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी आपने पैसा लगा के छोड़ दिया तो बहुत तरह की म्यूचुअल फंड कंपनियां या शेयरों वाली कंपनियां आपने डिलीवरी में ली थी तो आपको डिविडेंड दे सकती हैं। वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, वो उनकी मर्जी है डिविडेंड दें या ना दें, कितना दें। तो ये भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है और ये भी स्लैब रेट के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने सिर्फ शेयर खरीदे हैं, किसी भी तरह का शेयर आपने नहीं बेचा है। अब दोस्तों आता है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपने परचेज की है। यहाँ देखिए ओनली परचेज। मान लीजिए आपने कोई SIP की थी जिसके अंदर 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से 12 महीने का 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसको बेचा नहीं है और शेयर है, म्यूचुअल फंड है, तो आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हो। ITR 2 का फॉर्म भरने की जरूरत आपको नहीं है। और ITR 3 और ITR 4 के अंदर अगर आप बिजनेस की इनकम दिखाते हो तो ये जितना भी पैसा आपने लगाया है उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा दो। अदरवाइज ITR 1 में आपको इस परचेज को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सेल भी आपने कर दी है, खरीदे तो थे शेयर और म्यूचुअल फंड लेकिन आपने सेल भी कर दी है। तो अगर आपने परचेज और सेल की है तो ITR 1 का फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि हो तो जाएगा लेकिन सिर्फ अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है तभी होने वाला है। अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे इस तरह की कोई भी काम, बहुत तरह की इसमें कमाई ट्रांजेक्शंस होते हैं, लेकिन आपने अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के शेयरों को बेचा है, मान लीजिए आपने डिलीवरी में शेयर ले लिए थे, आज लिए कल बेचे परसों बेचे, तो ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वहां पे भी अलग से कैटेगरी आपकी आ जाएगी कि 23 जुलाई से पहले आपने कोई शेयर खरीदे थे वो बेचे और उसके बाद, क्योंकि टैक्स के रेट अलग अलग हैं। अगर आपने इंट्राडे किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया तो ITR 3 के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इंट्राडे F&O में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना पड़ेगा 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख माफ है। उसके बाद में आपको देना पड़ेगा दोस्तों 12.5% का टैक्स। तो आपको क्या करना है, कैपिटल गेन की रिपोर्ट, टैक्स P&L, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये सारा का सारा डेटा आपको अपने ब्रोकर से लेना है और किसी टैक्स प्रोफेशनल से बढ़िया ITR भरवानी है। कोई टैक्स प्रोफेशनल पर्सनल CA आपके नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सेल और परचेज को उसके ट्रांजेक्शन के हिसाब से दिखाना है। बिजनेस की रिसीट आपको आती है, इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस, C पे कॉन्ट्रैक्ट, H पे कमीशन, इस तरह से कोई भी अमाउंट आती है। अगर सिर्फ और सिर्फ यही इनकम है या रिसीट है और 7 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0, कोई भी इनकम नहीं देनी है। और आपकी अदर सोर्स की इनकम है दोस्तों, ये पार्ट टाइम इनकम करते हो तो ITR 1 में आप दिखा सकते हो। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस रिसीट को ITR 1 में दिखाया तो 139(9) के अंदर डिफेक्टिव का नोटिस आ गया। तो 15 दिनों के अंदर अंदर फिर आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई केस आता है बिजनेस रिसीट का तो अदर सोर्स में दिखा सकते हैं, लेकिन ITR डिफेक्टिव डिपार्टमेंट करता है तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख रुपए तक है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। मेन बिजनेस है तो ITR 3 भरें, इसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाएं। अब मान लीजिए दोस्तों बिजनेस की रिसीट आ गई आपको 15 लाख रुपए, जिसमें से आपने 8 लाख रुपए कोई खर्चे भी किए उस बिजनेस की इनकम को कमाने के लिए, तो आपकी इनकम रह गई 7 लाख और 7 लाख तक टैक्स हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको दिखाना है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, आपको पता होगा 10 लाख से ज्यादा की अगर आप FD कराते हो, RD कराते हो तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो FD अगर आपने पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10 लाख से ज्यादा की कराई तो सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरेस्ट को आपको ITR में दिखाना है। अगर आप ITR 1 भरते हैं या ITR 2 भरते हैं तो इसके अंदर आपको सिर्फ ब्याज दिखाना है। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था, प्रूफ है, रिकॉर्ड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR 1 और 2 में इस FD की अमाउंट को आपको नहीं दिखाना है। अगर आप ITR 3 का फॉर्म भरते हैं या आप ITR 4 का फॉर्म भरते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के अंदर इस FD की अमाउंट को दिखा सकते हैं। 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ ब्याज दिखाना है। रेंट इनकम, दोस्तों रेंट इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना है। एक ही जगह से किराया आता है तो ITR 1 भर सकते हैं, एक जगह से ज्यादा पे आता है तो ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। जितना भी किराया आएगा उसमें 30% की छूट मिल जाएगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए का किराया आया, 30% की छूट लेने के बाद 7 लाख रुपए आपकी इनकम रह गई और 7
लाख रुपए तक टैक्स हो जाएगा 0। अदरवाइज इससे ज्यादा होने पर स्लैब रेट से आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं। अगर आपने सोल्ड करी है प्रॉपर्टी तो आपको कैपिटल गेन हुआ होगा, और कैपिटल गेन के लिए ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। और आपको बिजनेस भी हो रहा है इसके साथ में तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कितने की बेची, कितने की खरीदी, कब खरीदी, वो सारा का सारा डेटा देना पड़ेगा। अब दोस्तों प्रॉपर्टी परचेज की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में एक बार ही अपना मकान दुकान वगैरह बनाते हैं। इफ परचेज की है तो ITR 1 में नहीं दिखानी है, 2 में भी नहीं दिखानी है। अगर आप ITR 3 या 4 भरते हो तो आप अपनी फिक्स एसेट के अंदर संपत्ति में दिखा सकते हो पैसा कहां से आया था। आपको पता होगा 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको दोस्तों इनकम टैक्स को रजिस्ट्रार सूचना दे देता है। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% के TDS के प्रोविजन भी है। तो अगर आपके पास खुद का पैसा था, सोर्स था, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों कार वगैरह व्हीकल वगैरह खरीदते हैं। 10 लाख से ऊपर की कोई भी आप साधन खरीदते हैं तो आपका वहां पे 1% TCS कलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 15 लाख की कोई कार खरीदी तो आपसे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। ये आपके 26 AS में शो कर जाएंगे। ITR 1 या 2 भरते हैं तो आपको इस गाड़ी को, इस परचेज को, व्हीकल को कहीं पर भी नहीं दिखाना है। ITR 3 या 4 भरते हैं तो आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखा देना है। मान लीजिए 15 लाख रुपए की कार बैलेंस शीट में आ गई और इसके बराबर में 13 लाख का अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पास प्रूफ है, जस्टिफिकेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिसलेनियस पेमेंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत सारे लोगों का आता है। अगर आपने एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, लोग क्या करते हैं दोस्तों 44 AD में अपनी ITR भर देते हैं उसका 6% प्रॉफिट दिखा करके। और होता क्या है, आप बिल भरते हैं तो सारी की सारी आपकी सेल नहीं होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का किसी का बिल भरा और उसको 1% कमीशन मिला जो कि 1,000 रुपए होता है, और वो गलती क्या करता है, इस 1 लाख रुपए को अपनी सेल या सर्विस में दिखा देता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी रिपोर्ट करती है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए करते हो तो आप अपने बिजनेस में इसको खर्चा दिखा दें। मान लीजिए आपके पास मालिक के पास क्रेडिट कार्ड था, उसने कोई मोबाइल मंगवाया, कोई खर्चा किया, तो आपका बिजनेस का खर्चा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो रिवॉर्ड या कैश बैक आपने कमाया है उसको आपको ITR में पार्ट टाइम में दिखाना पड़ेगा ITR 1 के अंदर। लेकिन अगर आपका सारा का सारा काम ही क्रेडिट कार्ड से चलता है तो दोस्तों आपको ITR 3 का फॉर्म भर करके उसके जो भी हुई कमाई को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि CSC सेंटर है, ऑनलाइन वर्क करते हो, मेन बिजनेस है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, या आपने बिल कहां से भरा, इनसे जो भी कमीशन कमाया उसका 31 मार्च का जो बैलेंस था, ये सारा का सारा डाटा ITR 3 में दिखाना पड़ेगा। अब कैश डिपॉजिट भी बहुत बार आपका ASTS में आ जाता है। अगर आपकी बिजनेस की रिसीट है, सेल या सर्विस करते हो, मान लीजिए दोस्तों 15 लाख रुपए आपने कैश जमा करा दिया, ऑनलाइन शो कर रहा है, और आपने 18 लाख रुपए की सेल दिखा दी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप टर्नओवर दिखाते हो, नहीं तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है ये पैसा कहां से आया था, और आप नहीं बता पाते हो तो अनएक्सप्लेन्ड आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम मान करके सेक्शन 148 में आपका केस खोला जा सकता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, रिकॉर्ड है इस तरह का लेन देन करने में, सेक्शन 44 AD में कैश सेल का 8% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। लेकिन एक्चुअल दिखाना भी कई बार आपको पड़ सकता है। आप ITR 3 सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करें, कैश कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, और उसमें आपने कितने रुपए की कमाई करी है। कैश विड्रॉल दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का कैश अगर आप बैंक से निकालते हो ये भी ऑनलाइन शो होगा। ये आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम तो वो है जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये तो पैसा आपका जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि ये पैसा आपने कहां यूज किया। अगर आपके पास फंड अवेलेबल थे और आपको पर्पज पता है कि कहां यूज किया तो कोई टेंशन नहीं है। और 20 लाख से ज्यादा का नगद निकालते हो तो आपका TDS भी काटा जा सकता है सेक्शन 194 N के अंदर। अब दोस्तों GST की टर्नओवर आपको पता है, GST का जो नंबर है वो पैन नंबर से ही बना होता है। तो आपको रिकंसाइल करना है GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 9। इसके अलावा आप प्रजम्पटिव टैक्सेशन में 2 करोड़ तक की सेल है तो आप अपनी सेल का 6 या 8% प्रॉफिट दिखा सकते हैं ITR 4 में, या आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी अगर आप पिछले साल भी प्रजम्पटिव में नहीं गए थे, या आप अपनी सेल का 8% से कम प्रॉफिट दिखाते हो, या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल हो सकती है। उसके बाद ही GST की टर्नओवर को आपको दिखाना है। GST की परचेज दोस्तों सेक्शन 44 AD में ITR 4 भरते हो तो परचेज नहीं जाएगी, सिर्फ सेल का ही नेट प्रॉफिट जाएगा। और ITR 3 भरते हो तो परचेज भी आपको डालनी है, आपको अपना स्टॉक
स्टॉक भी मेंटेन करना है और आपको रिकंसाइल जीएसटी 2A 2B 3B पार्टियों के स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट, ये सब मैच करना होता है। अब दोस्तों आईपीएल का जमाना चल रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे मैचेस वगैरह हुए थे। तो विनिंग अगर आपकी लॉटरी से होती है, क्रॉस वर्ड पजल से होती है, ये स्पेशल इनकम है, इस पे 30% का टैक्स आपको देना होता है, जो कि ऑलरेडी आपका टीडीएस कट चुका है। लेकिन उसके टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होता है। तो आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कोई बिजनेस की इनकम भी है तो आईटीआर 3 के अंदर दिखाना पड़ेगा। रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी अगर आप सेल करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर आपने कोई परचेज भी की है तो भी आपका यहाँ पे स्पेशल इनकम के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। 30% स्लैब है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आईटीआर 2, अगर आपका बिजनेस है तो आईटीआर 3। तो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, आपको 30% ही टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था फॉर्म 26AS। अगर आपका किसी ने भी टीडीएस काटा है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा। एआईएस और टीआईएस तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेंगे और 26AS है ये एक साल आगे का दिखा के असेसमेंट ईयर के हिसाब से चलेंगे। आप यहाँ पे व्यू डाउनलोड कर करके एक बार अपना एएसटीएस जरूर चेक करें, उसके बाद ही आपका टीडीएस है, फॉर्म 15GH दिया था या जो भी डाटा आपका आ रहा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा एआईएस में, टीआईएस में और 26AS में, उन सभी को आप अपनी आईटीआर में जरूर रिकंसाइल करें। अब एक्चुअल डाटा दोस्तों बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए एफडी का आपको ब्याज आया, एआईएस और टीआईएस में तो आ रहा है 80,000 रुपए, 26AS में आ रहा है मान लीजिए 85,000 रुपए, लेकिन आपको जो एक्चुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वहां पे आ रहा है मान लीजिए 82,000। तो आप कंफ्यूज हो गए, ये है ये है ये है। तो जहां पे आपको लगता है कि मेरा एक्चुअल डेटा है, मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा, वही आपको डाटा दिखाना है। और जो गलत डेटा आपके शो कर रहा है एआईएस वगैरह में, उसको आप फीडबैक भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डेटा जो ऑनलाइन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो सजेशन मैं यही दूंगा, आईटीआर भरने से पहले एआईएस, टीआईएस और 26AS जरूर चेक करें। प्रॉपर आईटीआर का फॉर्म आईटीआर 1, 2, 3, 4 तक ही एप्लीकेबल होती है, 5, 6, 7 नहीं होती है। जरूर भरें, रिकॉर्ड रखें, जो भी लेन देन करें, अननेसेसरी लेन देन ना करें और दोस्तों हमें फॉलो कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो आईटीआर आंख बंद करके भरते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो आईटीआर से रिलेटेड तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई दोस्तों ऐसी इनकम जो एआईएस और टीआईएस में शो कर रही है लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कहां दिखानी है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।